लेकिन अब मैं आपको आज बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को अंग्रेजी में तो बैक्टीरिया ही कहते हैं, किंतु हिंदी में इसे जीवाणु कहा जाता है। इसके बारे में बताऊंगा। जीवाणु, ये जीवाणु हमारे भोजन को प्रदूषित कैसे करते हैं और कौन से जीवाणु हैं जो सबसे अधिक आपको देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादा भोजन को प्रदूषित करते हैं। तो सुने होंगे आप कि गर्मी के दिनों में, जैसे इस समय जो अप्रैल का महीना आ रहा है, खास करके अप्रैल और मई, अप्रैल और मई और मार्च का ये लास्ट चल रहा है, इसलिए कुछ इस समय भी गर्मी है, तो ये भी करीब करीब 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, मुख्यतः तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कई बैक्टीरिया के लिए बहुत ही मुफीद, परफेक्ट, फेवरेबल टेम्परेचर होता है। द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग ऑफ द बैक्टीरिया इज नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे 2-3 डिग्री आगे पीछे ये टेम्परेचर परफेक्ट टेम्परेचर होता है उनके ग्रो करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और उसी में से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि बैक्टीरिया और खाद्य पदार्थ से हमारा क्या नाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं बैक्टीरिया का प्रभाव खाद्य पदार्थ पर बताऊं, कुछ मामले में बैक्टीरिया के बारे में पहले जान लो। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, इसलिए कि बैक्टीरिया का चैप्टर तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन फूड मटेरियल। ये बैक्टीरिया का जो है भोज्य पदार्थों पर प्रभाव क्या होता है, एंड हाउ कैन इट कॉज, हाउ कैन इट मेक टॉक्सिक ऑफ योर फूड मटेरियल। किस प्रकार से आपके ये भोजन को जहरीला बना सकता है, बस इसको बताना है मुझे। तो ये जो आपके मान लो ये जीवाणु है, मैंने पहले ही कहा कि जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, कुछ दंडाकार होते हैं, कुछ जो है आपके सिग्मा सेप्ट होते हैं, कुछ कामा सेप्ट होते हैं, कुछ सर्पिलाकार होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ ओवल होते हैं। तो देयर आर सो मेनी मोर शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया। तो जब ऐसे नहीं दे सकते, इसका मतलब ये माइक्रोब्स है, इसका मतलब ये सूक्ष्म जीव हैं। और ये आपका चरितार्थ हो गया सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी एक माइक्रोब्स कह लीजिए इसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया हो गया। अब मैं बताऊं बैक्टीरिया का स्वभाव। बैक्टीरिया केवल पैरासाइट होता है ऐसी बात नहीं है, बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट होते हैं। बैक्टीरिया में से कुछ जातियां पैरासाइट होती हैं, कुछ सैप्रोफाइट होती है, यानी कि कुछ परजीवी होती हैं, कुछ मृतजीवी होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया तो स्वपोषी भी होते हैं, वो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर बैक्टीरिया आपके भोजन को प्रदूषित करें, यह संभव नहीं है। नॉट एवरी बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल टू कंटामिनेट योर फूड मटेरियल। आपके भोजन को प्रत्येक बैक्टीरिया दूषित करे, ये वो जरूरी नहीं है। कुछ हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं मृतजीवी। यानी इसको अगर हमें पोषण के आधार पर अगर बांटना पड़े तो पोषण के आधार पर ये मृतजीवी बैक्टीरिया हैं। ये एक प्रकार से, हालांकि ये आपके लिए बता रहा हूं कि ये सैप्रोफाइट नेचर के होते हैं। फिर से सुन लीजिए, सैप्रोफाइट नेचर के। सैप्रोफाइट नेचर का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों पर या सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने का काम करते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया, इसमें से कुछ जातियां हैं, जैसे एक जाति का मैं नाम बता रहा हूं, साल्मोनेला। ये पहली बैक्टीरिया ले लो, साल्मोनेला। दूसरी बैक्टीरिया है आपकी बैसिलस, बैसिलस, साल्मोनेला, बैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस की भी कुछ बैक्टीरिया, हालांकि कम है, ये तो परजीवी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन ये भी पाए जाते हैं, खास करके साल्मोनेला और बैसिलस। कुछ बैसिलस की बहुत सारी, जैसे बैसिलस ट्यूबरकिल वगैरह, तो बहुत खतरनाक होते हैं। आइए मैं आपको कुछ बैक्टीरिया
का नाम बताता हूं जो भोजन को प्रदूषित करते हैं। आप जानते होंगे बच्चों, आप नाम सुने होंगे जरूर, टाइफाइड। ये टाइफाइड एक बीमारी है और आज आपको मैं बता रहा हूं कि टाइफाइड और एक ट्यूबरकुलोसिस, या इसको आप क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग, ये दो रोग, क्षय रोग जिसको अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, और टाइफाइड की अंग्रेजी तो टाइफाइड ही होती है, टाइफाइड। इसे आंतरिक फीवर, एंट्रिम फीवर से एंट्रिम फीवर भी कहा जाता है, एंट्रिम फीवर टाइफाइड को। ये एंट्री फीवर, हिंदी में इसको आंतरिक ज्वर भी कह सकते हैं आप, आंतरिक ज्वर। इस पर भी थोड़ा सा मेरा ध्यान फोकस होगा, बताऊंगा आपको कि ये टाइफाइड कैसे हो सकता है और इस बैक्टीरिया का भोजन से क्या तात्पर्य है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, यह इस भोजन पर जब उगते हैं तो इनका डेवलपमेंट या ग्रोथ इतना तेजी से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी एक कोष के होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनका ग्रोथ इतना तेजी से होता है, इनका डेवलपमेंट इतना विखंडन होता है, इसमें खंडन विखंडन। तो ये विखंडित होकर के एक से कई बैक्टीरिया जो है वो विकसित होते रहते हैं, और जब कई बैक्टीरिया बनते रहते हैं तो कुछ बैक्टीरिया, जैसे आपका दाल है, मान लीजिए आप दाल को ले लीजिए, आजकल गर्मी का दिन है, अप्रैल के, मैंने कहा अप्रैल मार्च के महीने में खास करके टेम्परेचर जब 35 से लेकर के और खास करके 40 तक जब होता है, तो उस समय इनका एक प्रकार से समझ लें आप, जनन क्रिया करने की दर बढ़ जाती है। द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ द बैक्टीरिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई ग्रो हायर एंड हायर, बढ़ता ही जाता है, बहुत तेज बढ़ता जाता है। और ये किसी भी रोटी, चावल, दाल, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, किसी भी डिब्बे बंद भोज्य पदार्थों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बनाते हैं, ये उन पर उग जाते हैं। और फेवरेबल टेम्परेचर होने के कारण, ये फेवरेबल टेम्परेचर होने के कारण उसमें एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं, और वो जहरीला पदार्थ जब उस भोजन में आ जाता है, जिस भोजन को आप करते हो, तो आपके शरीर में 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर कुछ लक्षण विकसित होने लगते हैं, और बाद में उसका परीक्षण करने पर पता चलता है कि आपको टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया। तो मलेरिया तो मान लीजिए खैर प्रोटोजोअल डिजीज है, लेकिन कुछ टाइफाइड, और सबसे जो कॉमन बीमारी होती है गर्मी में, जो हम देखते हैं अक्सर ये हो जाया करती है, डिसेंट्री की, जिसको आप लोग पेचिस कह लेते हैं, वो बैक्टीरियल पेचिस भी होती है। कॉलरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत आम बीमारी है, जिसमें लूज मोशन होता है, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट पर पानी शरीर से निकलता रहता है, फ्लूइड के रूप में स्टूल पास होता है, स्टूल पास इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, वाटर। ये वाटरी फ्लो होता है जब, तो शरीर का जो लूज मोशन होने के कारण जो शरीर का स्ट्रक्चर है, वेट है, सब कुछ बहुत तेजी से गिरने लगता है। ये रोग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये बैक्टीरिया जो आपके साल्मोनेला टाइप के हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी हो गई, ये आपके कंटामिनेटेड फूड, यानी जो दूषित भोजन है, जो भोजन आपका खुला में रखा गया है, भोजन बासी है, जिसको आप कह लेते हैं ज़्यादा देर का बनाया हुआ, तो उस पर ये बैक्टीरिया बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। खुले में रखा हुआ पानी है आपका, उसमें ये बैक्टीरिया बहुत आसानी से चले जाते हैं। और कभी कभी तो रसोइया जो होता है, जो भोजन बनाता है, अगर बाय द वे वो भोजन के कारण उसको ये रोग हो गया, और इस रोग के कारण, इस रोग के कारण वह व्यक्ति दूषित हो गया, तो उसके बनाए गए भोजन, उसके खांसने से, उसके छूने से तो बहुत जल्दी नहीं फैलता, लेकिन उसके खांसने से, उसके बलगम से, उसके छींक से ये बैक्टीरिया उस भोजन में भी चले जाते हैं। और इसके बाद जितने लोग भोजन करने वाले हैं, पता चला कि उनमें भी ये रोग हो सकता है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो कॉलरा हो। और इस प्रकार से धीरे धीरे संक्रामक का रूप पकड़ते जाता है।
तो वो कैरियर का काम करने लगते हैं। एक वाहक जिसको कहते हैं, कैरियर माने होता है वाहक। रोग किसी एक को हो गया और वो आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से अगर आपको रोग हो गया तो जिसको हुआ था वो आपको पहुंचाया, वो वाहक कहलाएगा और आप होस्ट हो गए। इस बैक्टीरिया के होस्ट, पोषक जिसको कहते हैं, जिस पर ये बैक्टीरिया आक्रमण कर सकते हैं वो पोषक होता है, उसको अंग्रेजी में होस्ट कहा जाता है। एक होता है होस्ट और एक होता है कैरियर। इसको होस्ट को हम हिंदी में पोषक कहते हैं और कैरियर को हिंदी में वाहक कहा जाता है। तो मैं बच्चों आपको बताऊं पोषक या होस्ट क्या होता है। पहले तो ये निश्चित तौर पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके खाद्य पदार्थों पर उगते हैं, खाद्य पदार्थ निर्जीव होते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया खाद्य पदार्थ में उगते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस खाद्य पदार्थ को जब आप ग्रहण करते हो, फूड मटेरियल्स जो आप लेते हो, तो वो आपके भोज्य पदार्थ जो है अंदर आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया आपकी आंतों पर आक्रमण करते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके फेफड़े पर आक्रमण करते हैं और कुछ बैक्टीरिया का नेचर है कि आपके ब्लड में आक्रमण करेंगे, कुछ बैक्टीरिया विभिन्न पार्ट्स पर आक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया जो है उसके लक्षण एक ही समान दिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि भोजन कर रहे हो, अगर वो भोजन दूषित हो गया ड्यू टू बैक्टीरिया, अगर वो इफेक्टेड है भोजन, कंटामिनेटेड है भोजन, भोजन आपका प्रदूषित है, तो उसमें से बैक्टीरिया का जो टॉक्सिक सब्सटेंस जब आपके शरीर के अंदर आएगा तो टाइफाइड जैसे रोग में तो आपकी आंतें घायल हो जाती हैं। ये जो साल्मोनेला टाइफिस नाम की बैक्टीरिया है, ये आपकी आंतों को घायल कर देती है और आपको फीवर बनने लगता है, हल्का हल्का खांसी भी आने लगती है, आपके वेट ऑफ लॉस होते हैं, वेट ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती, आपका शरीर का वजन कम होता है, टेम्परेचर ग्रो करने लगता है और बहुत दिनों तक ये टाइफाइड ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके जो इंक्यूबेशन होते हैं या इसमें जो डेवलपमेंट होता है, इसमें जो डिवीजन होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, जो आपके खंडन होता है, इसमें विखंडन होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है। यानी इसका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता रहता है और पता चलता है कि समय से अगर उस व्यक्ति का इलाज न हुआ तो व्यक्ति मर जाता है। टाइफाइड में कई लोगों की जान चली गई। ऐसे ही जैसे मैंने अभी कहा बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो होती है, ट्यूबरकुल बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, यह आपके लंग्स पर ज़्यादा यानी फेफड़ा पर ज़्यादा अफेक्ट करती है। कंटामिनेटेड भोजन करते हो, पानी पीते हो, जो दूषित खाद्य पदार्थ और पानी है उसको पीने के बाद कभी कभी सांस लेना मुश्किल होने लगता है, ये पैरा जकड़ जाएगा। इस फेफड़े के अंदर आपके जो एयर सैक्स है ना, एल्वोलाई एयर सैक्स जो वायु कोश होते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन भरती है, वो नहीं भर पाती और उसके लिए आप जल्दी सांस लेने लगते हैं और पता लगा कि आप फेफड़े के टीबी के मरीज हो गए। और बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा आंत में हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ हो गया। क्या आप टाइफाइड और इसके अतिरिक्त किसी और बैक्टीरिया के बारे में सुना है जो आपको और रोग फैला सकते हैं? बहुत आसानी से बैक्टीरिया के कई रोग मिल जाएंगे। कलरा का नाम तो जरूर सुना होगा, शायद सुने होंगे। ये कलरा जो होता है, ये कलरा भी आपके दूषित भोजन और पानी का एक रिजल्ट है। कलरा इज द रिजल्ट ऑफ योर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये भी उसी का रिजल्ट है कलरा, जिसको हिंदी में हैजा कहा जाता है। कलरा को हिंदी में हैजा कहते हैं। कलरा को मैं अंग्रेजी लिख दी CHOLER, कलरा। कलरा ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है उसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। वाइब्रियो कॉलेरी, ये वाइब्रियो कॉलेरी नाम की बैक्टीरिया है। अब ये वाइब्रियो कॉलेरी कलरा फैलाती है। ये वाइब्रियो कॉलेरी नाम की बैक्टीरिया कैसे कलरा फैलाती है? कलरा क्या होता है? व्हाट इज कलरा? तो वाइब्रियो कॉलेरी ये आपके दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो आपका जूस वाला पदार्थ है, वो नाश्ता का पदार्थ, वो उन सारे पर
वाइब्रियो कैलोरी का अटैक हो सकता है। इवन अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, इन सारे भोज्य पदार्थों पर ये उग सकते हैं और उगने के बाद इनका भी असर जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, ओरल, जब उनका इंसर्शन ओरल रूप से मौखिक तरीके से भोजन को जब आप नीचे ले जाते हैं तो वो भोजन आपके आंतों तक जाता है। आंतें उसको अवशोषित करती हैं और आंतें जब उस भोजन के भोज्य पदार्थों को अवशोषित करेंगी तो ये बैक्टीरिया उसमें आंतों के माध्यम से आपके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे और ब्लड वेसल्स में जब जाएंगे तो आंतें तो उससे इन्फेक्टेड होंगी और साथ ही साथ पूरा रक्त आपका जो है दूषित हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता था बच्चों कि ये जो आपका कलरा है, जिसको आप हैजा कहते हो, इसके हो जाने के बाद जो सिम्पटम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जो डेवलप होते हैं, उसमें सबसे पहला सिम्पटम होता है कि लूज मोशन होगा। मिनट कई 5-5 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट पर बहुत तेज आपका स्टूल पास होगा, यानी आपको लैट्रिन होगी, आपका दस्त होगा। तो ये करना है। उसमें आपका फंगस भी रोल प्ले करता है। आप सुने होंगे फंगस में, एक फंगस का नाम तो जरूर आप सुने होंगे, कौन नहीं जानता है, ईस्ट, खमीर। हिंदी में इसे खमीर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ईस्ट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें हमने बताई उसके बाद एक अलग से पॉइंट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ईस्ट पर आपको विशेष तौर पर एक हमें लेक्चर लेना है, पढ़ाना है आपको। ईस्ट आपके कोर्स में है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है, वृद्धि, जिसे कलियां निकलती हैं पेड़ पौधों से और उससे कई फूल निकलते हैं। ऐसे ईस्ट में मुकुलन होता है और वो कट कट करके कई ईस्ट बना लेते हैं। उनका जनन क्रिया वही है। इनकी जनन क्रिया अलैंगिक प्रकार की ही होती है। इसमें मेल और फीमेल नहीं होते, नर और मादा नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता ही नहीं है। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। इतने प्रिमिटिव है ये। तो जो उसमें मुकुलन की क्रिया होती है, उस मुकुलन के लिए, इसके लिए आपको आहार चाहिए और दूध से बढ़िया कोई इसका आहार नहीं हो सकता। दूध में स्टार्च की मात्रा होती है। दूध में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च मीन्स एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे किसी स्टार्च का नाम मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज का सूत्र देख लो, C6H12O6। यही फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है। ये हेक्सोज शर्करा होती है, यानी दूध में शर्करा पाई जाती है और शर्करा ईस्ट के लिए सबसे बेहतर रहता है। ईस्ट सुना होगा आपने, सिरका बनता है, सुना है? शराब को बनते हुए आपने देखा? शराब, एथिल अल्कोहल, ये ईस्ट के माध्यम से बनता है। आप गन्ने के रस से शराब बनाते हैं, महुए के रस से शराब बना लेते हैं और उसको बनाने के लिए ईस्ट चाहिए। इसको कहते हैं फर्मेंटेशन की क्रिया, किण्वीकरण की क्रिया। तो ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, इट टर्न इट इनटू एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नामक भोजन है, ये है आपका C6H12O6। तो इस पर जब आप ईस्ट की क्रिया होगी, यानी ये आपका भोजन है, मान लीजिए कोई भी भोजन है जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, या चीनी ले लीजिए C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है, और इसमें जब इसकी क्रिया होती है ईस्ट की, तो ये इन्हें तोड़ता है और तोड़ने के बाद 2C2H5OH और प्लस 2CO2। जरा ध्यान दीजिए, 2C2 का मतलब 4 कार्बन और 2CO2 में 2 इंटू CO2 है, तो 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 6 कार्बन यहाँ हो गया। देखिए 6 कार्बन इसमें है, 12 हाइड्रोजन है H12 में। यहाँ में देख लें 2C2H5 है, तो H5 का मतलब 5 दूनी के 10, और OH में एक H है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 ये होगा, 10 2 12। और ऑक्सीजन यहाँ अच्छा है, देख लीजिए यहाँ पर O यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2CO2 का मतलब O2 का मतलब 2, 2 दूनी के 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। इस प्रकार से ये ईस्ट जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और इस तोड़ने की क्रिया को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं।
फर्मेंटेशन। इसे हिंदी में बता दे बच्चे, हिंदी में इसे किण्वन कहा जाता है। आपके कोर्स में है किण्वन, किण्वन कहते हैं, कुछ लोग इसे किण्वन कह देते हैं, कुछ किण्वन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द माइक्रोब्स यीस्ट कैन चेंज द कार्बोहाइड्रेट इनटू एथिल अल्कोहल एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके उसे एथिल अल्कोहल में बदल देता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलने लगती है। तो जरा आप सोचो, आप जरा सोचो, दूध में अगर स्टार्च है, फैट है, और उनमें अगर ईस्ट चला गया, अगर ईस्ट ने इनको इन्फेक्टेड कर दिया, तो जो उसका कार्बोहाइड्रेट है वो एथिल अल्कोहल बन गया, शराब बन गया, मदिरा की तरह उसमें से हो गया, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी भर गई। दोनों ही घातक हैं, और ये इतने घातक हैं दोनों कि आपके सेहत को बर्बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही घातक हो जाते हैं ईस्ट। इसलिए ऐसे भोजन को करने वाले, ऐसे दूध को पीने वाले बच्चे, ऐसे दूध को पीने वाले बुजुर्ग खास करके इसके बहुत जल्दी शिकार होते हैं। और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा तगड़ा है उनको थोड़ा सा ये सिम्पटम या इसका लक्षण कम दिखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा किस प्रकार से ये बैक्टीरिया और फंगस आपके भोजन को कंटामिनेटेड करते हैं। यू नो हाउ द माइक्रोब्स, फंगस एंड बैक्टीरिया आर एबल टू कंटामिनेट द फूड मटेरियल्स। कैसे करते हैं ये? तो आज तो मैं आपको ये बताया कि आपका ये जो भोजन है ये कैसे कंटामिनेटेड होता है। सावधानियां कैसे करोगे, क्या करोगे? देखो कैसे आपका कंटामिनेटेड हो गया है पानी, मान लो देर का रखे हुए पानी है, और पानी आप वो पीना चाहते हैं, तो उस पानी को तुम पियोगे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ये आप जो है आपके शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेज या पॉइजन जाएगा और आप रोगी हो सकते हैं। उस पानी को आप उबालो, ये पहला है ऑप्शन। बॉयल करो उसको, क्योंकि 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही वो पानी जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद पानी जब खौलेगा तो ये बैक्टीरिया जो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस पानी में ग्रो कर रहे थे, उस पानी में पैदा हो रहे थे, मर जाएंगे। और मर जाएंगे जब, उसके बाद उस पानी को जब आप पियोगे तो आपके शरीर में रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नथिंग, कुछ नहीं होती है। ये बहुत बढ़िया कारण है। ऐसा ही भोजन है, अगर उस भोजन को आप दोबारा गर्म करते हो, जैसे मान लीजिए जैम, जेली, अचार पर थोड़ा बहुत फंगस या सब लग गए, तो बार बार उसके चाशनी को निकालो, उसको निकालो, गर्म करो, और उसके बाद उसमें उसको डालोगे तो बहुत से फंगस, बहुत से बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से पहले भी अगर आप निकाल करके उसे उबाल लेते हैं, कभी कभी तो धूप दिखाना भी बहुत फायदेमंद होता है, जैसे अचार है, जैम, जेली, मुचार, तो भी जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है या इनमें जो डेवलपमेंट करने का, प्रोलिफरेशन का समय होता है, वो खत्म हो जाएगा और ये मर जाएंगे। तो टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है, और हाई टेम्परेचर ये किसी भी इस प्रकार के काज को रोक सकता है मेरे बच्चों। और दूसरा, लो टेम्परेचर से प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजनिंग? फ्रीज का नाम सुना होगा आपने। वाह, फ्रीज क्या है? ये फ्रिज आप देखो, कोल्ड स्टोरेज में जाते हो, आजकल तो आलू रखने का समय, आलू निकलेगा और लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल्ड स्टोर में आलू को रख देते हैं, टमाटर को रख देते हैं, या और भी प्याज को रख देते हैं। खराब नहीं होता। वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उस कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर है, तापमान है बच्चों, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है, माइनस में होता है। और इतना टेम्परेचर पर कोई भी फंगस या कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो ये कारण होता है, टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर को हम कम और अधिक करके इनके ग्रोथ को, इनके विकास को, इनके डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। एक तो ये हो गया है। और दूसरा हमने कहा था पीएच का मान घटा बढ़ा करके, वो बहुत सेफ नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत सेफ है। तीसरी चीज कि आपकी जो आदतें हैं, हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स, यू शुड हैव प्रिपेयर योर सेल्फ एंड मेंटेन योर माइंड, मेंटेन योर सेल्फ to avoid the food poisoning on the basis of, like, number 1 cleaning your hands, number 1 पहला हाथ धो,
भोजन बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए आपको। कंटामिनेशन माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया हो या फंगस हो, अगर आपके हाथ और पैर धोए गए हैं तो इनका आक्रमण बहुत कम हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया कि आपका जो भोजन है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या और भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिनसे दूषित हो सकता है, अगर आप अपनी आदतों में सुधार कर लें, सफाई रखें, तो कुछ हद तक इनके संक्रमण को रोका जा सकता है। तीसरी चीज रोकने के उपाय, तीसरी चीज यह है कि आप किसी भी भोज्य पदार्थ को ढक कर रखो, समय समय पर उस भोज्य पदार्थ को आप देखते रहो। और चौथी चीज आप क्या करो कि आप अपने आसपास पड़ोस में पानी न लगने दें। आप आसपास पड़ोस की सफाई रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। गंदगी से ये बैक्टीरिया या वायरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। आजकल एक बात बताएं, पांचवी चीज कि जो बाजार का भोजन है, जो आपके रेडी टू सर्व भोजन है, जिससे मान लीजिए आजकल गन्ने का जूस चल रहा है, गन्ने का जूस इस बैक्टीरिया का सबसे मुफीद स्थान होता है। इस फंगस का जो हमने आपको ईस्ट बताया, गन्ने के रस में सबसे अधिक ये पाई जाती। मैंने एक फंगस और बताया था, कोलेटोट्राइकम फुल्केटम, जो से बताया ना कि वो गन्ना जो होता है लाल हो जाता है, रेड राट डिजीज, वही फंगस है। वो आपको नहीं करती है, गन्ने को करती है। लेकिन वो गन्ना का रस जब आप पीते हो तो उसमें अनेक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। और चूंकि वो गन्ना का रस पिलाने वाला आपको अपना बर्तन बार बार धोता नहीं है, उसमें तमाम धूल अगल बगल के बैक्टीरिया उसमें उड़ के आते हैं और उसको आप पीते हो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। ऐसे पीने से कभी कभी तो पेट खराब होने लगते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हैजे की शिकायत हो सकती है आपको, तो इससे बचना चाहिए। अगर हो सके तो गर्मी के दिनों में या इन दिनों में बाजार का तली भुनी हुई चीज़ें या उसका बाजार का जूस जिसमें बर्फ मिला करके रखा गया है या सत्तू वगैरह जो इधर पिला रहे हैं, ये सब दूषित है। बच्चों, या तो बहुत साफ सुथरा हो, घर पे आके पियो, पानी साफ रखो, अपना पानी लेके जाओ और भरसक प्लास्टिक की बोतल में नहीं, उसे स्टील के